नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के प्रकार। विभिन्न प्रकार की जानकारी होती हैं। दो प्रमुख प्रकार मौखिक कम्युनिकेशन और मौखिक कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक तो मौखिक कम्युनिकेशन होता है और गैर मौखिक कम्युनिकेशन यानी जो मौखिक रूप से नहीं होता है। पहला है वर्बल या मौखिक कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन भाषण के माध्यम से जानकारी को शेयर करना है, जिसमें वह जानकारी शामिल है जो लोग रेडियो, टीवी, टेलीफोन, भाषण और साक्षात्कार पर सुनते हैं। यानी मौखिक रूप से जो सुनते हैं। प्रभावी मौखिक कम्युनिकेशन में पारस्परिक कौशल का उपयोग शामिल है। मौखिक कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले फैक्टर आवाज़ और धारणा की स्पष्टता और प्राप्तकर्ता के सुनने का कौशल है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप इस वीडियो को देखेंगे, ये मौखिक कम्युनिकेशन है। मौखिक कम्युनिकेशन यदि यह दो तरफ लूप में आयोजित किया जाता है तो आमतौर पर तत्काल प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। यानी अगर क्लासरूम है या इस प्रकार के कुछ, तो वहाँ पर उसी समय उसकी प्रतिक्रिया मिल जाती है। मौखिक कम्युनिकेशन आँखों के संपर्क, इशारों और चेहरों के भावों को भी प्रभावित होता है। प्राप्तकर्ता के सुनने और समझने के कौशल उसे जानकारी के संदर्भ को समझने में मदद करते हैं और तदनुसार उसकी प्रतिक्रिया विकसित करते हैं। भाषा विज्ञान और जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका प्राप्तकर्ता पर कम्युनिकेशन के प्रभाव का निर्माण करता है। नॉन वर्बल, लिखित या बोले गए शब्द संदेश शेयर करने के लिए एकमात्र साधन नहीं है। यानी सिर्फ लिखना या बोलना ही केवल और केवल शेयर करने का साधन, जब कोई शब्दों का उपयोग नहीं होता और प्राप्तकर्ता समझता है कि प्रेषक क्या पूछ रहा है, तो इसे गैर मौखिक कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। बिना बोले किसी को समझाना और अगले को समझ जाना, वो गैर मौखिक कम्युनिकेशन है। गैर मौखिक कम्युनिकेशन आँखों के संपर्क, मुद्राओं, इशारों, चेहरे की अभिव्यक्तियों, स्पर्श, शारीरिक मूवमेंट, स्वर विज्ञान और स्पेस का उपयोग और हैप्टिक्स को शामिल किया जाता है। हैप्टिक संचार वह साधन जिसके द्वारा लोग अन्य जानवर स्पर्श के माध्यम से संवाद करते हैं, उसको हैप्टिक कहा जाता है। दृश्य किसी भी जानकारी का प्रतिनिधित्व करने का एक शानदार तरीका है। चित्रों, प्रतीकों और ग्राफ का उपयोग किसी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद कर सकता है। यानी चित्रों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के केश विन्यास और कपड़े उसकी प्रकृति, मनोदशा और इरादों के बारे में जानकारी देते हैं। लोग अपने हितों और वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए घर और कार्यालय की दीवारों और जमीन के लिए आर्किटेक्चर और विभिन्न रंगों और बनावट का उपयोग करते हैं। इशारों में समझाना, गैर मौखिक। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। लिखित कम्युनिकेशन उस तरह की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र शामिल होता है जहां संदेश का एनकोडिंग लिखित रूप में किया जाता है। यानी हम लिखकर किसी को देते हैं। संदेश केवल शब्दों में लिखा जा सकता है। इसमें विभिन्न स्लिप्स या कभी कभी मशीन कोड भी शामिल हो सकते हैं। लिखित कम्युनिकेशन एक व्यक्ति के लेखन और प्रतिनिधित्व कौशल से प्रभावित होता है। दर्शकों को ध्यान में रखते हुए लिखित संदेश विकसित किया जाता है। विभिन्न श्रोताओं में विभिन्न स्तर की अवधारणात्मक क्षमताएं होती हैं। विभिन्न प्रकार के संदेशों को लिखने की विभिन्न तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट एक तरह से वीसी या एक निबंध से बहुत भिन्न होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन का इतिहास। एशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन लोगों ने कैसे संवाद किया था? खैर, उन्होंने अपने संदेशों को संप्रेषित करने के लिए पत्थर के शिलालेख का इस्तेमाल किया और ये संदेश वास्तव में स्पष्ट करने के लिए या कि वे भविष्य की पीढ़ियों द्वारा पढ़ने में सक्षम है। यह पद्धति उसकी संस्कृति के विकास के लिए बहुत फायदेमंद थी और ये शिलालेख एक चैनी और हथौड़ा के काम से बने थे। एक धारणा है कि प्राचीन सेमेटिक भाषाओं की दाई बाई दिशा, जो कि अरबी और हिब्रू हैं, संभवतः इस तथ्य से आई कि अधिकांश दाएं हाथ के लोगों को इस तरह की चैनी का उपयोग करना आसान लगा। विभिन्न भाषाओं का विकास। विभिन्न भाषाओं के विकास हुआ और कम्युनिकेशन विभिन्न भाषाओं में भी हुआ। कम्युनिकेशन का इतिहास लगभग 3300 ईसा पूर्व का है, जब लेखन का विकास किया गया था और पहली बार इराक में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद विभिन्न प्रकार के लेखन शैलियों का विकास हुआ। मिस्र लोगों ने 3100 ईसा पूर्व में चित्रलिपि के और लेखन का विकास किया। इसी तरह यूनानियों ने लिखने की फोनेटिक स्टाइल को डेवलप किया, यानी लेफ्ट से राइट की ओर लिखना। 1250 ईसा पूर्व में सीरिया में पहली बार विश्वकोश लिखा गया था।
पहली डाक प्रणाली 900 ईसा पूर्व में चीन सरकार द्वारा पहली बार डाक प्रणाली स्थापित की गई थी। बाद में रोम, फारस, सीरिया और मिस्र सहित विभिन्न सभ्यताओं में भी डाक प्रणाली की प्रगति में योगदान दिया। इस प्रारंभिक डाक प्रणाली में मुख्य वाहक के रूप में घोड़ों का उपयोग किया गया था, जहाँ रिले स्टेशन स्थापित किए गए जहाँ घोड़ों को सूचना देने के लिए आवश्यकता। लेखन सामग्री का विकास। पहले कागज़ की कोई अवधारणा नहीं थी। लोग पत्थरों, पत्तियों, हड्डियों या घोड़े की पीठ पर संदेश लिखकर संवाद करते थे। इसके अलावा तारों के लिए कोई उचित साधन नहीं थे। संदेशों को कोयले या अन्य उपयोगी उपकरणों के साथ बांधा जाता था। इस तरह की सूचना का आदान प्रदान चीन और मिस्र में सबसे आम था। 1700 ईसा पूर्व में लिखन सतहों को बेहतर बनाने के लिए कुछ विकास किया गया। लोगों ने पेपाइरस रोल और हल्के वजन वाले चर्म पत्रों का उपयोग सूखे मेवों से किया। ये सतह बहुत बेहतर थे क्योंकि वे आसानी से पोर्टेबल थे और लंबी अवधि के लिए लिखन रंग को बरकरार रख सकते थे। अन्यथा पत्थरों, हड्डियों और घोड़ों पर लिखना बहुत कम समय में लुप्त हो जाने का खतरा था। इसलिए लोगों को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि प्रेषक द्वारा वास्तव में क्या लिखा गया था। 776 ईसा पूर्व में संदेश वाहक के रूप में घर के कबूतरों का उपयोग करने के लिए एक नया विचार पेश किया गया और इस तकनीक को वास्तव में अच्छी तरह से किया गया। एक लिखित संदेश एक कबूतर के पंखों के साथ बांधा जाता था और कबूतर इसे इच्छित प्राप्तकर्ता को देने के लिए भेजा जाता था। यह अच्छा था क्योंकि इससे समय की बचत हुई और कबूतरों की यात्रा का समय अपेक्षाकृत कम था। लेकिन यह कम्युनिकेशन का एक विश्वसनीय तरीका नहीं था। संदेश हस्तांतरण केवल पक्षी की भलाई पर निर्भर था और अगर कोई कबूतर खतरे में फंस जाता था तो एक सामान्य घटना थी, तो संदेश बर्बाद हो जाता था। छपाई का आविष्कार। बेहतर कम्युनिकेशन की दिशा में अगली प्रगति प्रिंट तकनीक का आविष्कार था। मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व में चीनियों ने किया। इसके अलावा पहली बार लेखन उपकरण पेंसिल का आविष्कार 1565 में किया गया था। मुद्रण पहली बार 6वीं शताब्दी में ब्लॉकों द्वारा किया जाता था। इस समय ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए पहली ज्ञात पुस्तक 686 का डायमंड सूत्र थी। बाद में 15वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में जोहान्स गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने प्रेस का आविष्कार किया। उन्होंने कम्युनिकेशन प्रक्रिया को क्रांति ला दी क्योंकि पुस्तकों की छपाई आसान और सस्ती हो गई थी। इसने अखबार की छपाई की नींव भी रखी। बाद में प्रिंटिंग प्रेस के विचार ने अन्य देशों में भी लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। समाचार पत्रों की शुरुआत ने मुद्रण में लोगों की रुचि बढ़ाई और कम्युनिकेशन तंत्र को आगे बढ़ाया। अखबार का आविष्कार 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग द्वारा स्थापित प्रिंटिंग प्रेस में ने समाचार पत्रों को विचार प्रस्तुत किया। इस प्रकार समाचार पत्र मुद्रण का आविष्कार हुआ। पहली बार जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था 1641 में इंग्लैंड में था। हालांकि अखबार का नाम वो 1670 तक गढ़ा नहीं गया था। इन्हें अखबार का कोई नाम नहीं दिया गया था। 19वीं शताब्दी में कम्युनिकेशन के विकास ने धीरे धीरे लोगों को नए और प्रभावी विचारों और अवधारणाओं को उजागर करना जारी रखा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कम्युनिकेशन की दुनिया में कई नई अवधारणाओं को पेश किया गया। यह कार्बन पेपर और टेलीग्राफ सहित उल्लेखनीय आविष्कारों के लिए जिम्मेदार है। रिले स्टेशनों के बजाय उचित चैनलों के लिए नींव बिछाने के लिए विकास हुए, जिन्होंने पूरे अटलांटिक में कम्युनिकेशन करना संभव बना दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य में फैक्स मशीन का आविष्कार किया गया। वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन के अविश्वसनीय आविष्कार के लिए जिम्मेदार हैं। यह उपकरण पिछले आविष्कारों से अलग था क्योंकि इतने लंबी दूरी पर सूचना देने के लिए आवश्यक समय को काफ़ी कम कर दिया। 20वीं शताब्दी में कम्युनिकेशन 20वीं शताब्दी में एक विकास हुआ था जिसके कारण रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण की खोज हुई थी। कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचालित किया जाना था। 1960 में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पेश किया गया। वैज्ञानिकों ने कम्युनिकेशन के चमत्कार करने के लिए विभिन्न तकनीकों की शुरुआत हुई और 1960 में सैटेलाइट को पेश किया गया। वैज्ञानिकों ने कम्युनिकेशन में चमत्कार किया गया और कम्युनिकेशन क्रांति लाने के लिए इचोस और लेजर तकनीक का उपयोग आविष्कार किया गया। बाद में भारी वजन वाले टेलीफोन को मोबाइल फ़ोन में बदल दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में इंटरनेट और वेब सेवाएं प्रारंभ हो गई, जो कि आज आप देख रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया या विभिन्न तरीक़ों से इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन, ये सारी आज सूचना के सेक्टर में बहुत ही क्रांति हो गई है। थैंक यू।